हेलो एवरीवन। जो सीएमए इंटरमीडिएट पेपर 12 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके अंदर में हमारे एग्जाम के अंदर में देखा गया है दो क्वेश्चन आते हैं थ्योरी का। एक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए जो हमारा जनरली आता है फर्स्ट चैप्टर से, जहां पे ज्यादा नहीं मात्र 4-5 क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, अगला डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब। और अगला हमारा एक क्वेश्चन आता है 8 का पार्ट बी, और वो हमारा क्वेश्चन आता है जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से, जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से आता है, और कभी कभी मिसलेनियस जैसे तुम्हारा बैलेंस स्कोर कार्ड ये सब से आता है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थ्योरी पोर्शन है, जो तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, 8 का पार्ट बी, 7 + 7 14 मार्क कवर करेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर में मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं, देखो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ बनाया, ज्यादा नहीं मात्र 7 पेजेस का है, और खाली 10 क्वेश्चन है। तुम लोग खाली 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, और जैसे ही 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेगा तुम लोग आराम से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए कर लेगा। जो 2 का पार्ट भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ आएगा तो 7 नंबर पक्का डन। और अगर 8 नंबर तुम लोग अटेम्प्ट करना चाहो तो 8 का पार्ट बी भी हो जाएगा। तो आई थिंक ये वीडियो हम लोग ट्राई करेंगे 1 आवर में कंप्लीट करने का, और जो तुम लोग को आराम से 14 मार्क कवर करके देगा। तो ये वाले वीडियो के अंदर में, और बेस्ट पार्ट क्या था, क्या होता है थ्योरी का, थ्योरी को मेरे को वर्ड टू वर्ड याद करने का जरूरत नहीं है। तुम लोग का हेडिंग याद है, हेडिंग पर याद रखना पड़ेगा, और हेडिंग याद है, और तुम लोग का अंदर में कंसेप्ट समझा हुआ है, कुछ कीवर्ड्स लिख दिया ना अपने वर्ड्स के साथ, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो जब ये वाला थ्योरी को पढ़ो तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए हम लोग को वर्ड टू वर्ड याद करना है, भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, जो 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसका कंसेप्ट क्या है पहले ये समझना, और किसी क्वेश्चन के अंदर में हेड पॉइंट है, हेड पॉइंट को पक्का याद रखना, सुपर इंपॉर्टेंट हेड पॉइंट को याद रखना। और हेड पॉइंट के साथ जब तुम लिखोगे अंदर में अपने वर्ड्स में लिखना, बस जो कीवर्ड्स रहेगा उसको लिखते हुए चलना, और वो कीवर्ड्स क्या रहेगा, हेडिंग क्या रहेगा, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलो सीधा स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब तुम लोगों ने ये वीडियो के दौरान हम बताएगा कि हमारा सीएम इंस्टीट्यूट एक जगह जो बड़ा कंफ्यूजन होता है फंक्शन और रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ट्रेडिशनल में और मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में, उसके अंदर में सीएमए इंस्टीट्यूट का क्या स्टैंड है। मतलब वो लोग बड़ा खतरनाक तरीका से इसको करता है, पर जैसा इंस्टीट्यूट करता है हम लोग को वैसा ही करना पड़ेगा। तो ये वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए में जो पूछने वाला है उसका 4 या 5 क्वेश्चन आई थिंक हमारे बुक में, पहले उसको कवर करते हैं। 5 क्वेश्चन है, 5 पहले उसको कवर करते हैं। 5 में से 99% चांस है एक क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा 2 का ए में। चलो जरा देखो क्या है। पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पता है सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, रोल। अब एग्जाम में ना ढंग से देखना, रोल पूछा है या फंक्शन पूछा है। अगर रोल पूछा है तो आंसर ये रहेगा, रोल ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन कंटेम्पररी बिजनेस इकोसिस्टम। कंटेम्पररी मतलब जो आज के दिन चल रहा है, आज के दिन जो चल रहा है, मतलब मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड के अंदर में रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या है। इंपॉर्टेंट वर्ड रोल, कंटेम्पररी यानी जो आज के दिन चलता है, और आज का दिन ट्रेडिशनल जमाना तो नहीं है, आज का दिन मॉडर्न जमाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। और एग्जाम में है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, तो यह पहला बात, जो मेरा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल कई साल पहले तक खाली कॉस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट कंप्यूटेशन और सिंपल बेसिक डिसीजन वाला था, अब उससे ये चेंज होकर बन गया है स्ट्रैटेजिक तरीका से। अब इसके अंदर में तुम लोग देखिएगा, कुल मिला के तुम लोग को 7 पॉइंट नजर में आएगा। एग्जाम में 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 7 का 7 हेडिंग एग्जैक्ट यही होना चाहिए। अंदर में तुम लोग चाहो तो अपने वर्ड में लिख सकता है। वर्ड क्या है, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, रोल। अब देख मेरा पहला पॉइंट है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंदर में पहला पॉइंट है ग्लोबल कंपटीशन। इसका मतलब क्या, देखो ग्लोबल कंपटीशन का मतलब क्या, आज से कई साल पहले जब एक देश खाली खुद जो गुड्स बना रहा है उसी को यूज करता था, ना बाहर से कुछ खरीदता था यानी इंपोर्ट करता था, ना बाहर में बेचता था यानी एक्सपोर्ट करता था, यानी उस समय जो भी कंपटीशन रहता था भारत का, भारत के कंपनीज के साथ ही रहता था। पर जैसे जैसे अब आजकल का जमाना, आजकल के दुनिया में एक कंट्री एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, यानी हम भी जो गुड्स बनाए हैं बाहर में बेचेंगे, जो बाहर से गुड्स आए हम भी उसको खरीदेंगे। और ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो लगातार हर एक कंट्री कम कर रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर रहा है तो टैक्स ही कम लग रहा है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में, तो ऑब्वियस सा बात है ना, ग्लोबल ट्रांजैक्शन बढ़ेगा।
अगला, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट पहले लगता था, अब आजकल ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट भी कम हो गया। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कम हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ा आराम से हो जाए, तो फिर ऑब्वियस सा बात है, मैंने जो गुड्स बनाया मैं बाहर भेजूंगा, और जो दूसरे कंट्री में गुड्स बनाया गया वो इंडिया के अंदर में आएगा। तो जो पहले कंपटीशन इंडिया के अंदर में खाली आपस में लोकल प्रोड्यूसर्स के बीच में होता था, अब संग में ग्लोबल कंपटीशन भी जुड़ गया। तो ऑब्वियस सा बात है, ग्लोबल कंपटीशन जैसे ही बढ़ेगा, तो सोचो ना, इंडिया वाले को इंडिया से भी कॉम्पीट करना है, बाहर से भी कॉम्पीट करना है, तब इस केस में भैया कंपटीशन जब बढ़ता है, कंज्यूमर के लिए तो भला हो गया, पर एक कंपनी को सोचो कितना मेहनत करना पड़ेगा कि दोनों तरह के कंपटीशन को मीट करना है। यहीं पर रूल किसका आता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। तब यहां पर उसका टारगेट क्या रहेगा कि भैया क्वालिटी को मेंटेन करे, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और अनाप शनाप सेलिंग प्राइस भी चार्ज नहीं कर सकते। क्वालिटी को इस तरीके से मेंटेन करना है कम रेट के अंदर में, ताकि कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन अल्टीमेट रहे। यहीं पर हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है? वैल्यू एनालिसिस करता है, कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करता है, ताकि उसको यह लगे भाई क्वालिटी तो मेंटेन कर रहे हैं, पर वो मेंटेन करने के चक्कर में खर्चा इतना ना बढ़ जाए, लॉस हो जाए। तो ये वाला जो रूल आएगा हमारा, आएगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, कौन से सिनेरियो में? इन ग्लोबल कंपटीशन। कीवर्ड्स को मार्क करना। मेरा ग्लोबल कंपटीशन क्या है? सिंस यहां पे काफी रिडक्शन हो रहा है इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी में, अगला ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो यही कारण है कि यहां पे ग्लोबल कंपटीशन हो गया। सारे बेस्ट कंपनी आके इंडिया के अंदर में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है, जैसे ही ये काम हो रहा है, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हमारा यहां पे सुपर इंपॉर्टेंट है क्वालिटी मेंटेन करना एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और ये कैसे हो पाएगा? हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करेगा? कस्टमर का प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड वैल्यू एनालिसिस करेगा, ताकि ग्लोबल कंपटीशन के बीच में अच्छा खासा सर्वाइव कर पाए। तो मेरा पहला पॉइंट है ग्लोबल कंपटीशन, याद रखना। अगला आता है पॉइंट नंबर 2, चेंजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब मेरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? जब भी कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, सबसे पहले लॉन्च करने के पहले उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिजाइन फेज में काम किया जाता है। ऐसा नहीं अचानक से एक दिन नया प्रोडक्ट आ जाएगा, पहले उसके पीछे जबरदस्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजाइन का काम किया गया है। तो एक बार रिसर्च डेवलपमेंट डिजाइन हो गया, उसके बाद इसको लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद ये ग्रो करेगा, लोग जानेंगे तो ग्रो करेगा उसका सेल। फिर बाद में एक ऐसा समय आएगा जब उसका मैच्योरिटी आ जाएगा, और एक पल ऐसा आएगा उसके जब इसका धीरे धीरे डिक्लाइन स्टार्ट होगा। तो मेरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बड़ा बदलाव आ रहा है, चेंजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बड़ा बदलाव आ रहा है। क्या बदलाव आ रहा है? सबसे पहला बात, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजाइन वाला पार्ट है, उसमें अगर दुनिया भर का खर्चा लगा दे और बाई चांस ये उसको ढंग से रिकवर ना कर पाए ओवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो हमारी कंपनी का यहां पर लॉस हो जाएगा। तो कंपनी को ना ढंग से अपने कॉस्ट को मैनेज करना है। मैनेज करना है कॉस्ट किस समय? एट द डिजाइन स्टेज। और ऑब्वियस बात है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है आजकल बड़ा स्पीड में चल रहा है, यानी आज के दिन जो बड़ा हिट हुआ है, बड़ा रेलेवेंट है, जरूरी नहीं है उस सेम प्रोडक्ट आज से 5 साल भी उतना ही रेलेवेंट या हिट रहेगा। कारण क्या? यहां पे लगातार नया एनवायरनमेंट, कस्टमर का रिक्वायरमेंट बदल रहा है, तो फटाफट नया नया अपना एडेप्टेशन करो, नया नया इनोवेशन करो, नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, नया डिजाइन करो, पर कॉस्ट को मैनेज करते हुए। और एक बार ये डिजाइन हो गया, फिर फटाफट कस्टमर तक भी पहुंचाओ। खुद डिजाइन करके बैठ गए पर कस्टमर को ही नहीं मिला, तो भैया कैसे चलेगा? ताकि रिड्यूस द टाइम टू मार्केट न्यू प्रोडक्ट। एक बार बना, फटाफट जल्दी से जल्दी इसको मार्केटिंग करो, तो कस्टमर तक ये रीच हो पाए। क्या मार्केटिंग करने में डिले कर दिया, कस्टमर तक पहुंचने में डिले हो गया, तब तक हो सकता है ये वाला प्रोडक्ट भी थोड़ा थोड़ा ऑब्सोल्यूट हो जाए, बाकी कॉम्पिटिटर्स पहले लॉन्च कर देगा। तो मेरा रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट में पहला पॉइंट क्या था? ग्लोबल कंपटीशन। मेरा अगला वाला पॉइंट क्या है? चेंजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। याद रखना ये दोनों वर्ड। टॉपिक क्या चल रहा है? रोल वर्ड है, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पहला ग्लोबल कंपटीशन, अगला चेंजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मेरा तीसरा देखो क्या है? एडवांस इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अब दो टेक्नोलॉजी संग में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एडवांसेस इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या? सिंपल सा बात है, जब गुड्स को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जाएगा, तो बेस्ट क्वालिटी को प्रोड्यूस करना है लोएस्ट कॉस्ट में। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया नहीं चलेगा। कॉस्ट अगर दुनिया भर का लग गया तो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, वो भी नहीं चलेगा। तो यानी मेरे को करना क्या है? कंपनी को मैन्युफैक्चर करना है हाई क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट, ताकि फर्स्ट क्लास कस्टमर सर्विस रहे। सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड, क्वालिटी हाई, लो कॉस्ट, इनोवेटिव होना चाहिए, ताकि कस्टमर का सर्विस बेस्ट पॉसिबल तरीका से रहे। ग्लोबल कंपटीशन, अगला मेरा चेंजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगला मेरा एडवांस इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अब अगला क्या आएगा? इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज आईटी?
अब आजकल का जमाना भैया सब ऑनलाइन का है, और अगर ऑनलाइन का जमाना है तो तुम लोग ये सुना होगा आज के दिन सब कुछ ई कॉमर्स आ गया, वेबसाइट आ गया, इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, ई बिजनेस आ गया। तो जब सोशल मीडिया या अगर इंटरनेट इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है और उस समय अगर बाई चांस हमारा कंपनी इस सब का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये सब जो नया नया क्या बोलेंगे आज के जमाने में अगर इंटरनेट को यूज नहीं कर रहा है, आईटी को यूज नहीं कर रहा है, आईटी हटाओ, आजकल का जमाना एआई का चल रहा है, तो वो एआई आईटी से अगर दूर है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन। तो यही कारण है अगर बाई चांस इंटरनेट को यूज नहीं करता तो उसका एक लोकल प्रेजेंस रहेगा, पर वो बड़ा लोकल रहेगा, और भाई लोकल कस्टमर्स भी इवेंचुअली कभी ना कभी इन्फ्लुएंस जरूर होंगे सोशल मीडिया में क्या चल रहा है उससे। तो यही कारण है आजकल के दिन विजिबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये विजिबिलिटी कैसे आएगा? इंटरनेट के द्वारा ही तो आएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का आज के दिन रोल है वो लगातार आईटी को यूज करते हुए ग्रो करे। तो यूज ऑफ आईटी लाइक ई बिजनेस, ई कॉमर्स, इंटरनेट सुपर इंपॉर्टेंट है। कारण क्या? हर चीज आजकल ऑनलाइन परचेज होता है, और अगर ऑनलाइन परचेज होता है तो भैया अगर मान लो एग्जांपल एक कंज्यूमर मुंबई का है तो खाली जरूरी थोड़ी मुंबई का गुड्स खरीदेगा, वो चाहे तो दिल्ली का भी खरीद सकता है, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद कहीं का भी खरीद सकता है। क्यों? उसको तो ऑनलाइन मंगाना है। तुम लोग खुद सोचो ना, तुम लोग अमेजोन के तुरंत फ्लिपकार्ट ये सब को यूज करते हुए कहीं से ही मंगवा लेता है। तो जो एक कंपनी का प्रोडक्ट अपने आप को वेबसाइट में लिस्ट ही नहीं कर रहा है, अपना ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं बना रखा है, तो वो लैग बिहाइंड कर रहा है ना। तो आज के जमाने में रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या है? आईटी को यूज करे। कारण क्या? ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन परचेज होने लग गया है, तो बहुत इजी है टू कंपेयर द मेरिट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस। आज के दिन तुम लोग कुछ भी खरीदना होता है अपने ऊपर लेकर देखना, तुम लोग ऑनलाइन सर्च करता है, बाद में कंपेयर करता है, इसका ये प्राइस, इसका ये प्राइस, इसका ये क्वालिटी, उसका ये क्वालिटी, बाद में तुम लोग ऑर्डर करता है। अब मान लो कंपनी का प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन में विजिबल ही नहीं है, तुम कंपेयर कैसे करोगे? तो यही कारण है इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुपर इंपॉर्टेंट। पहला ग्लोबल कंपटीशन, अगला चेंजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मेरा अगला एडवांसेस इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इंपैक्ट ऑफ आईटी हो गया। अब मेरा अगला है एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इशू। एनवायरमेंटल, अब हर एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, गुड क्वालिटी बना रहा है, अच्छा खासा मार्केटिंग कर रहा है, इंटरनेट में सब कुछ है, पर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर बाई चांस ये एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है, यानी ऐसा फैक्ट्री सेटअप किया जिसमें जबरदस्त पोल्यूशन हो रहा है, तो ये एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है, तो एनवायरमेंट को हार्म करके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। तो यही कारण है आज के दिन मैक्सिमम कंपनी ESG 4 फॉलो करता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के द्वारा ग्रोथ करना, ESG 4 फॉलो करता है अपना डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए। कारण क्या है? एनवायरमेंट को हार्म कर दिया पर खुद पैसा कमा रहे हैं, तो क्वेश्चन उठता है क्या ये एथिकल तरीका है? बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए एथिकल इश्यूज आ जाता है। कस्टमर को तो खुश करना है, वो तो करना है, पर भाई अगर एथिकली तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो हमारा 5 पॉइंट। फिर अगला है डी रेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। डी रेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। डी रेगुलेशन मतलब क्या? गवर्नमेंट पहले हर चीज को रेगुलेट करता था, वो नहीं कर रहा है। हर एक को इंडिपेंडेंस है, तेरे को जैसा मन चाहे तुम कर, जैसा प्राइस सेट करना है कर, सब डिमांड सप्लाई पे चल रहा है। अगला प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या? पहले हर चीज गवर्नमेंट खुद बनाता था और बना के बेचता था, अब प्राइवेट सेक्टर को मैक्सिमम रोल दे दिया गया है। अब जैसे प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, पर भाई प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अगर तुम बाई चांस कुछ और चीज को हम करोगे सोसाइटी को, तो नहीं चलेगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन के द्वारा अगर ग्लोबल फर्म के साथ कॉम्पीट करना है तो एक देश का गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस कर करके कम्पीट नहीं कर पाएगा। कारण क्या? जो हमारा एक देश का गवर्नमेंट है उसका कभी ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहेगा कि मुझे प्रॉफिट अच्छा करना है, उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा लोगों का अच्छा होता रहे, पर लोगों को अच्छा करने के चक्कर में अगर वो खुद लॉस में चल रहा है कैसे चलेगा? तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्राइवेटाइजेशन एंड डीरेगुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एलिमिनेट हो रहा है प्राइसिंग एंड कॉम्पिटिटिव रिस्ट्रिक्शन। प्राइस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गवर्नमेंट बोलता है तेरे को जो प्राइस सेट करना है कर, और ज्यादा उल्टा सीधा प्राइस सेट कर दिया तेरा बिकेगा नहीं, कॉम्पिटिशन का कम रहेगा। तो यही कारण है हर एक कंपनी अपना कस्टम कॉस्ट बेस को कम करना चाहेगा ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए अपने गुड्स को बेचकर। ठीक, मेरा लास्ट वाला पॉइंट है फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। सुपर इंपॉर्टेंट। सिंपल सा बात है, एक कस्टमर एक चीज के लिए उतना ही रुपया देने को तैयार है जितना उसको उसके आंखों में उसका वैल्यू है। मेरा परसेप्शन है कि हाँ भाई ये चीज मेरे को अच्छा खासा वैल्यू दे रहा है, उस चीज के लिए ज्यादा रुपया देने को तैयार रहेगा। पर मेरे को लगे यार हम इतना रुपया दे रहा है उससे मेरा फायदा क्या हो रहा है, तो देने को तैयार नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है मनचाहा उल्टा सीधा सेलिंग प्राइस चार्ज करें, तुम जरूर अच्छा पैसा चार्ज करो, प्रोवाइडेड तुम उस हिसाब से उसको वैल्यू दे रहे हो तब।
तो यही कारण है, तुम लोग फाइनल के अंदर में पड़ेगा कि हमारा हर एक कंपनी क्या करता है, जितना भी उस फैक्ट्री में काम हो रहा है उसको दो पार्ट में बांटता है कि वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या है। ये हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी जाने थे। आज जो मेरा वैल्यू एडेड एक्टिविटी, देखो ये डिस्टिंग्विश करेगा बिटवीन वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड। आज जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है इस पे ये फोकस करेगा, और जो नॉन वैल्यू एडेड है इसको ये एलिमिनेट करना चाहेगा। यानी कंपनी एक ऐसा काम करे जिससे कस्टमर के लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, तो कंपनी का खर्चा तो लग रहा है पर कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन हुआ ही नहीं, उसका रुपया क्यों देगा वो। तो ये कारण है, ऐसी चीज को वो क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। तो मैं फिर से दोहराता हूं, 7 हेडिंग। टॉपिक क्या है, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है रोल, ठीक है। पहला, ग्लोबल कंपटीशन, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी कम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो रहा है, कंपटीशन बढ़ा, इसी क्वालिटी मेंटेन करना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ। अगला, चेंजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, लगातार इनोवेट करना है, डिजाइन में कॉस्ट को मैनेज करो और टाइमली गुड्स मार्केट में पहुंच पाए। एडवांसेस इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी बनाएंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएंगे, कम कॉस्ट में बनाएंगे, संग में कस्टमर सर्विस कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। मेरा अगला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना है, ई बिजनेस हो गया, ई कॉमर्स हो गया, इंटरनेट हो गया, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं ताकि हमारा कंज्यूमर आराम से इजीली कंपेयर करेगा मेरिट को। मेरा अगला, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, इसके अंदर में ESG 4 फॉलो करता है, डे टू डे ऑपरेशन में एथिकल चीज को फॉलो करते हुए। डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबल कंपटीशन में अगर कंपीट करना है, ग्लोबली कंपीट करना है तो डीरेगुलेशन प्राइवेटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्राइस और ये सब के अंदर में। मेरा अगला, वैल्यू क्रिएशन, डिफरेंस क्रिएट करेगा, वैल्यू एडेड क्या नॉन वैल्यू एडेड क्या, वैल्यू एडेड को बढ़ावा देगा, नॉन वैल्यू एडेड को एलिमिनेट करेगा। हम उम्मीद करते हैं तुम लोगों को 7 पॉइंट क्लियर होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग हैज बीन थ्रू 4 पर्टिकुलर फेजेस। अब ऐसा नहीं मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग अचानक से आ गया, ये 4 फेज से गुजरते हुए आया है। अब मेरे को ये 4 फेज का नाम याद रखना है, नाम तो क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, उसका टाइम पीरियड याद रखना, उसमें क्या हुआ था। पहला 4 फेज, पहला फेज था प्रायर टू 1950, 1950 के पहले। सेकेंड फेज आया 15 साल का, 1950 से 1965 में। अगला आया 20 साल का, 1965 से 1985। मेरा अगला आया फोर्थ स्टेज 1985 टिल डेट, आज के दिन तक। तो 1950 के पहले 15 साल 1950 से 1965, 20 साल 1965 से 1985 और अगला फोर्थ स्टेज 1985 टू टिल डेट। अब मेरा पहला स्टेज क्या था, ऑब्वियस बात है, इसे क्लासिकल एरा कहते हैं, सबसे पहला स्टेज है। उससे मैं कुछ नहीं करते थे, बस 2 ही काम करता था मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पहला, कॉस्ट को डिटरमाइन करो, भाई जो भी गुड्स बनाया इसको बनाने का खर्चा क्या लगा, कॉस्ट शीट बना ले, जो सर्विस लगा उसमें खर्चा क्या लगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बना ले। एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी एक मात्र काम क्या था, मेन फोकस था खाली डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और कुछ नहीं। आप सोचो अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट बैठ के कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा। इसीलिए ये पहला स्टेज था मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हम क्या बोले, बहुत पुराने जमाने में उसका काम क्या था, खाली कॉस्ट डिटरमाइन करना एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। पहला स्टेज, 2 वर्ड याद रखना, कॉस्ट कंप्यूटेशन या डिटर्मिनेशन या कैलकुलेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। मेरा सेकेंड स्टेज आता है 1950 से 1965। अब इसके अंदर में 2 बात को ध्यान रखना, पहला स्टैंडर्ड कॉस्ट आया, पढ़ते हैं ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस फॉर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तब रियलाइज किया गया कि भैया ये स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इस सेकंड फेज को बोला जाता है कि मैनेजमेंट का सेम एक्टिविटी स्टार्ट हुआ। अब रूल ऑफ स्टाफ वाला हरकत नहीं करेगा, अब ये मैनेजमेंट वाला हरकत करेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजट सेट करो और बाद में साल के एंड में कंपेयर करो एक्चुअल के साथ, ताकि पता चले वेरिएंस क्या है, तो कुछ तो वैल्यू एडिशन काम कर रहा है। और अगला मेरा आएगा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिट किसका निकालोगे, हर एक कॉस्ट यूनिट का प्रॉफिट निकाला जा सकता है। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट क्या, कस्टमर वाइज प्रॉफिट क्या, डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट क्या, तो ये आया स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो यहां पे देखो हमारा मेन फोकस इंटरनल बिजनेस प्रोडक्शन प्रोसेस और इस पे चला गया। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वही तो करते थे, कितना यूनिट बनाना चाहिए, कितना बनाया, कितना यूनिट रॉ मटेरियल लगना चाहिए, कितना लगाया, कितना घंटा लगना चाहिए, कितना घंटा लगाया, ठीक। और अभी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे अटेंशन कम है, अभी इंटरनल
पहला फेज तो वही था क्लासिकल एरा, खाली कॉस्ट कैलकुलेट कर। अब इसको इंप्रूव करना है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आया। अब आता है तीसरा फेज 1965 से 1985। अब यहां पे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट कर, ताकि ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन हो पाए। ये जो 1965 से 1985 है, ये वो वाला फेज है जिस समय जापान जबरदस्त तरीका से प्रोग्रेस किया था और पूरे वर्ल्ड को दिखाया था भाई किस तरीका से एक कंपनी को ऑपरेट करना चाहिए, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए पर बिना क्वालिटी को सैक्रिफाइस करते हुए। तो यहां पे देखो, रिडक्शन ऑफ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ। कैसे एलिमिनेट करना है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। मैंने क्या किया, जापान का इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, जो पूरा ग्लोबल कंपटीशन में ग्रोथ का रास्ता दिखाया। इस समय में कॉस्ट रिडक्शन हुआ, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ। तीन इंपॉर्टेंट वर्ड, पहला नॉन वैल्यू एडेड को एलिमिनेट करो तो अपने आप वेस्ट खत्म हो जाएगा, मेरा अगला कॉस्ट रिडक्शन करो, मेरा तीसरा क्वालिटी इंप्रूवमेंट। करेक्ट है। पहला फेज कॉस्ट कंप्यूटेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, सेकेंड फेज स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। मेरा थर्ड फेज जापान के अंदर में हुआ था। इसके अंदर में क्या हुआ था, वेस्ट को रिड्यूस करो कैसे, नॉन वैल्यू एक्टिविटीज को एलिमिनेट करते हुए कैसे, तो कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। मेरा आखिरी चल रहा है फोर्थ स्टेज, इसमें बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो तुम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा है, एमए में, और कुछ फाइनल में पढ़ेगा। मैनेजरियल अकाउंटिंग टेक्निक दैट डोमिनेट ड्यूरिंग द पीरियड, देखो क्या क्या पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़ा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा है, जेट पढ़ा है, बैलेंस स्कोर कार्ड पढ़ा है। तो ये जो तीन चीज पढ़ा है, ये इंटर का एमए में पढ़ा ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जेट, बैलेंस स्कोर कार्ड, ये तीनों आपस फाइनल में और डिटेल में आता है। इसके अलावा फाइनल में तुम लोग पढ़ेगा टारगेट कॉस्टिंग, वैल्यू चेन एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये जो 6 वर्ड है ना, इसको याद रखना। फोर्थ स्टेज के अंदर में क्या आया, फोर्थ स्टेज में क्या आया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बैलेंस स्कोर कार्ड, और मेरा अगला क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम। फाइनल में पढ़ेगा टारगेट कॉस्टिंग, अगला क्या पढ़ेगा, वैल्यू चेन एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो 4 स्टेज अगर एग्जाम में 7 नंबर का है, बड़ा मस्त है। 1950 के पहले क्लासिकल एरा, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, फाइनेंशियल कंट्रोल। स्टेज 2 1950 से 1965 में आया, इसके अंदर में स्टैंडर्ड कॉस्ट आया, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आया। स्टेज 3 जापान वाला पॉइंट आया, रिड्यूस करो वेस्ट, नॉन वैल्यू एडेड को हटा दो, क्वालिटी कॉस्ट रिडक्शन है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। एंड फोर्थ स्टेज के अंदर में 1985 टिल डेट, इसके अंदर में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आया, बैलेंस स्कोर कार्ड आया, अगला हम लोग क्या बोलते हैं, जेट आया, टारगेट कॉस्ट आया, तुम्हारा वैल्यू चेन एनालिसिस आया, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया। परफेक्ट है। अब मुझे जो लग रहा है तुम लोग के टर्म के लिए क्वेश्चन 3 एंड 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देख, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस क्या है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पॉइंट समझा है, कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप डिफरेंस निकाल देगा। 7 पॉइंट तुम लोग के एग्जाम में लिखकर आना है 7 नंबर के लिए। पहला बात, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन रोल है डिसीजन लेना। क्या है, डिसीजन लेना। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम क्या था, कॉस्ट कैलकुलेट करना, कंट्रोल करना, रिडक्शन करना, पर एमए का मेन रोल है डिसीजन लेना। ठीक। अगला, डिसीजन लेने के लिए क्वांटिटेटिव वैल्यू के साथ क्वालिटेटिव वैल्यू भी देखते हैं, यानी खाली नंबर से काम नहीं बनेगा। खाली प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट तो बोलेगा कर ले, पर प्रॉफिट बढ़ गया, पर इस चक्कर में क्वालिटी तो कहीं खराब नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है नहीं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों है। तीसरा बात, जो मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, यहां पे हर एक टॉप मैनेजमेंट का अपना अपना हिसाब से करेगा, यानी कि इसका कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं होता कि सबको ऐसे डिसीजन लेना है। तो यही कारण है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो डिसीजन हो रहा है, इसका ऑडिट नहीं होता, पर कॉस्ट ऑडिट करते हैं, लॉ में पढ़ा होगा। अगला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो काम करेगा उसके लिए इंफॉर्मेशन कहां से लेगा, फाइनेंशियल वाला, कॉस्टिंग वाला इंफॉर्मेशन देगा, मैनेजमेंट इसके बेसिस पे डिसीजन लेगा। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन तब लेगा जब ये दोनों अपना इंफॉर्मेशन सही सही दे। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिपेंडेंट ऑन दीज टू। करेक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत ही ब्रॉड है, कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल अकाउंट्स का पीएल बनाना, जबकि सबको यूज करते हुए डिसीजन लेना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत ब्रॉड है। अगला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉप मैनेजमेंट करेगा, ये उसी के डिसीजन के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं है, स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है। अगला, एक वर्ड सुना होगा, सेट। सेट, इसके अंदर में रहता है बहुत सारे सबसेट। तो पता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ कंप्लीट सेट,
इसके अंदर में छोटे छोटे सबसेट रहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्सेशन, ये सब कुछ जिसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन लेगा। क्लियर है? अब पढ़ते हैं हमारा डिफरेंस। पहला, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट कैलकुलेट कर, कंट्रोल रिडक्शन। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव डिसीजन लेना। याद रखना, इफेक्टिव डिसीजन लेना। अगला, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? भैया जो बजट सेट करके दिया, कहीं भाई तेरा खर्चा 10 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, बस वो 10 लाख के नीचे खर्चा करेगा, ये इसका स्कोप है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसे ही कॉस्ट को कैसे बजट किया गया, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इस ओवरऑल कॉस्ट जो बजटेड कॉस्ट है उसको भी कैसे कम कर सकते हैं, वो रहता है उसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट बियॉन्ड बजट ना जाए उस पर फोकस करता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए उस पर फोकस करता है। किसका स्कोप ब्रॉड है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। कॉस्ट का नैरो है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों चीज देखते थे, या खाली क्वांटिटेटिव। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक यूनिवर्सल सेट है जो मैंने समझाया, कॉस्ट अकाउंटिंग एक सबसेट है। मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेन काम क्या है? डिसीजन लेना, जबकि कॉस्ट में डिसीजन मेकिंग इज वेरी लेस। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिट होता है इन सम स्पेसिफिक इंडस्ट्री, कॉस्ट ऑडिट, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नो ऑडिट। कॉस्ट अकाउंटिंग किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन लेने के लिए बाकियों पे डिपेंडेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट डिपेंडेंट। नेक्स्ट, ये खाली मैनेजमेंट के लिए है, बाकी कॉस्टिंग वाला सबके लिए है। क्लियर है? अब ये जो क्वेश्चन पढ़ा ना, इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेम वही पॉइंट है, सेम वही पॉइंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन लेना है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है, स्कोप ब्रॉड है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये मैनेजमेंट के लिए है, इसका ऑडिट नहीं होने वाला, तो वही सेम बात है। डिसीजन लेना है, फाइनेंशियल में सब नहीं है, पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में याद करना तुम लोग पढ़ा था बचपन में कि यहां पे क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन लेते हैं। ठीक, फाइनेंशियल अकाउंट्स में ट्रू एंड फेयर व्यू देखना है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जो देख पहला 2 पॉइंट यहां था ना, सेम, मतलब तुम लोग को ये याद है ना, तो इसका उल्टा यहां लिखते चलेगा, देख सेम बात आएगा, सेम बात। इसका स्कोप ब्रॉड है, इसका नैरो है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों लेता है, ये खाली क्वालिटेटिव। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब पे डिपेंडेंट है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट डिपेंडेंट। अगला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑडिट नहीं होता है, इसका ऑडिट करना पड़ता है। एक और नया पॉइंट, फॉर्मेट। फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई सेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, वो तो जैसा टॉप मैनेजमेंट चाहेगा वैसा करेगा। ये वाला मैनेजमेंट के लिए ही है, डिसीजन के लिए, जबकि ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए है। ठीक, परफेक्ट। एक और लिख सकता है, यहां पे यूनिवर्सल सेट है, ये सबसेट है। सो दीज टू डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को याद रखना, डिसीजन है, स्ट्रैटेजी बनाना है, स्कोप ब्रॉड है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों है, ऑडिट नहीं होने वाला है, पर ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ये खाली टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करने वाला है, इसका ऑडिट नहीं होने वाला है, ये यूनिवर्सल सेट है। इतना याद है ना, सारा डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है? 4 क्वेश्चन मैंने किया पहले चैप्टर का। अब एक और पहले 5-6 नहीं करके पहले 7 नंबर करते हैं, ताकि पहला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट तुम्हारा हो जाए। क्या लिखा है? डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? फंक्शंस। फंक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद होगा पहला जो क्वेश्चन किए थे वहां पे वर्ड क्या था? रोल। ये जो क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। अब पता है मेरे को इसी चीज से प्रॉब्लम है, तुम लोगों को पहले बता देते हैं क्या है, फिर हम बताएगा। ये उधर भी मॉडर्न है, इधर भी मॉडर्न है, पर ये लॉजिकल उतना साउंड करता नहीं है। तो मेन फोकस है रोल और फंक्शन, हम बताएंगे क्या है। सुनो एक बार, पहले पॉइंट बताते हैं। ये बड़ा सिंपल पॉइंट है, इसके अंदर में 10 पॉइंट है, तुम लोगों को 60 पॉइंट याद रखना है। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वही है जो तुम लोग पहले बचपन में पढ़ता था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, ये सब, रिपोर्टिंग, ये सब। पहला फंक्शन है प्लानिंग। क्या चीज को प्लान किया जाएगा, क्या चीज को बजट किया जाएगा, अगले साल कॉस्ट क्या होना चाहिए।
अगले साल सेल क्या रहेगा, अगले साल प्रॉफिट क्या रहेगा, अगले साल प्रोडक्शन क्या करना है, किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, कैपिटल बजटिंग करेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला प्लानिंग करेंगे। तो ये सारा का सारा काम होता है प्लानिंग में। तो वर्ड लिख दिया प्लानिंग एंड अकाउंटिंग, और वर्ड यूज सब मेंशन कर दिया, कॉस्ट, सेल्स को फोरकास्ट, प्रॉफिट को फोरकास्ट, प्रोडक्शन, एलोकेशन, रिसोर्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये सब कुछ। पहला प्लानिंग। मेरा अगला है कंट्रोलिंग। अब मेरा कंट्रोलिंग का मतलब क्या, यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करते हुए कंट्रोल करेगा, कॉस्ट कंट्रोल करेगा कि भाई जो जो जितना खर्चा लगना चाहिए वो उतना ही लगा कि नहीं, उससे ज्यादा कम तो नहीं लग गया, ज्यादा तो नहीं लग गया। तो कंट्रोलिंग के अंदर में क्या होता है, कंट्रोल, एक कंपनी अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेगा थ्रू यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पर ये तब करेंगे ना जब पहले बजट बनाया गया, बाद में एक्चुअल के साथ कंपेयर किया गया, ताकि वेरिएंसेस मिले। अगला बहुत सारा रेशियोज निकालकर देखेगा, कौन सा रेशियो मेरा बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ फेवरेबल है, कौन सा खराब है। अगला कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव लेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेगा, आरओआई देखेगा कि भाई जो भी हम रुपया लगाया रिटर्न आ रहा है ना, जितना खर्चा लगना चाहिए उससे कम लगाना, जितना मेरा कैश आउटफ्लो लग रहा है कैपिटल बजटिंग में उससे ज्यादा कैश इनफ्लो आया नहीं। दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। सो फर्स्ट पॉइंट वाज प्लानिंग, सेकंड है कंट्रोलिंग, थर्ड पॉइंट है रिपोर्टिंग। अब ऑब्वियस बात है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट लोग क्या करेंगे, टॉप मैनेजमेंट लोग को रिपोर्ट करेंगे कोई भी अगर एडवर्स वेरिएंस आता है उसके लेके रिपोर्ट करना जरूरी है। मैनेजमेंट ने एक टारगेट सेट किया, मैंने उस टारगेट को मीट नहीं कर पाया और मैनेजमेंट को पता ही नहीं चला, तब तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। डर रहना चाहिए ना वो डिपार्टमेंट के मन में कि भाई मैं अगर टारगेट अचीव नहीं करता हूं तो मैनेजमेंट अकाउंट जो टॉप मैनेजमेंट है मुझे सुनाएगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग के अंदर में क्या आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट असिस्ट करते हैं टॉप मैनेजमेंट को, ताकि जो भी अनफेवरेबल चीज हुआ ना उसका कारण क्या है वो जानो, रियल रीजन क्या था एडवर्स इवेंट का जानो। तो पहले एडवर्स आया, निकाले क्या कारण था, आइडेंटिफाई करो, बाद में टॉप मैनेजमेंट को बताओ इसका कारण क्या था, ताकि उसका ये सब रूट कॉज खोजने में खुद का टाइम वेस्ट ना हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट लोग ये काम कर दो। मेरा अगला है कोऑर्डिनेटिंग। भाई कोऑर्डिनेटिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट। क्यों, आज के दिन हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी ऐसा नहीं एक डिपार्टमेंट सोलो बेसिस पे, स्टैंड अलोन बेसिस पे अपना कोई एक्शन ले पाएगा। याद होगा जब फंक्शनल बजट पढ़े थे तो सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट वाला फोरकास्ट करेगा कितना सेल करना है, आप जितना भी यूनिट बेचना है उसके बेसिस पे तो प्रोडक्शन वाला अपना नंबर निकालेगा, आप जितना यूनिट बनाना है उसके बेसिस पे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना करना है वो निकालेगा, उसके बेसिस पे तो रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है, उसके बेसिस पे तो मशीन का रिक्वायरमेंट है या नहीं, उसके बेसिस पे तो लेबर का रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो देखो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है पर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, तो इसीलिए आपस का कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर एफिशिएंटली काम करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है, स्पेशली बजट बनाने के दौरान, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के दौरान। ठीक, प्लानिंग, अगला कंट्रोलिंग, अगला रिपोर्टिंग, अगला कोऑर्डिनेशन। मेरा नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या हुआ, बहुत सारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट लोग अपना रिपोर्ट बनाएंगे, और जो रिपोर्ट बनाएंगे क्या बनाएंगे, अपना इंटरनल बिजनेस को देखते हुए, संग में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कंपेयर करते हुए, और बाद में से कम्युनिकेट करेंगे अपने सुपीरियर्स को, अपने सीनियर्स को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत सारा रिपोर्ट बनाएंगे और कम्युनिकेट करेंगे टू सुपीरियर। सुपीरियर लोग तो भैया फाइनली जाके एक्शन लेगा। मेरा अगला है फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन। यहां पे मेरा टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, जो इतना सारा आइडियाज आया, जो इतना सारा डिसीजन लिया गया, वो सारा का सारा डिसीजन ले तो लिया, इंप्लीमेंट भी कर दिया, अब लास्ट में इवैल्यूएट करेगा कि जिस टारगेट के साथ मैंने कोई डिसीजन लिया वो टारगेट अचीव हुआ या नहीं, और बाद में इंटरप्रेट करेगा। और ये पता बड़ा जरूरी है ताकि अगली बार कोई इस टाइप का डिसीजन आए और इस बार सक्सेस मिला तो अगली बार भी ये सेम आइडिया को इंप्लीमेंट कर पाए। मान लो इस बार कोई एक ऐसा डिसीजन लिए जिससे उतना सक्सेस नहीं मिला तो अगली बार थोड़ी इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। तो यही कारण है फाइनेंशियल इवैल्यूएशन इंटरप्रिटेशन। अब देखो इसके अंदर में ना तुम अपने वर्ड्स में लिखना, पर हेडिंग जरूर लिखना। सो हेडिंग प्लानिंग था, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। मेरा अगला है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। भाई आज के जमाने में ना टैक्स प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स इतना इंपॉर्टेंट है, सोचो तुम लोग सुना होगा अभी हाल फिलहाल में जीएसटी बहुत सारे प्रोडक्ट में हटा दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना स्ट्रैटेजी नहीं बदलेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तुम लोग सुना होगा एडवांस टैक्स देना पड़ता है हर क्वार्टर, ताकि बाद में पेनल्टी ना लगे, इंटरेस्ट ना लगे। तो ये सारा का सारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट।
मेरा इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट। अब गवर्नमेंट का पॉलिसी लगातार चेंज होता है, कभी ये किसी सेक्टर को बढ़ावा देता है सब्सिडी देके, टैक्स रेट कम करके, कभी किसी सेक्टर को डिमोटिवेट करता है टैक्स को बढ़ाकर या सब्सिडी हटाकर। तो जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेता है, ये देखो कंपनी के हाथ में तो नहीं है, पर ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ साथ में, मुझे लॉ के बदलने के साथ साथ में कोई भी अमेंडमेंट पॉलिसी चेंज होता है, ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा ना। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, इसका क्या इफेक्ट आ रहा है उसको इवैल्यूएट करे, ताकि मैं उसके अगेंस्ट में स्टेप ले पाऊं, ताकि हमारी कंपनी को नुकसान ना रहे। इकोनॉमिक अप्रेजल, चलो ठीक है, जो भी है। असेट प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरा फिक्स एसेट तो परचेज कर लिए, अब परचेज करने के बाद ये ढंग से अगर अपने पास इसको हम अच्छे से कंट्रोल करके नहीं रखते तो ये रखना बेकार है। इसीलिए फिक्स एसेट रजिस्टर बनाते हैं और इंटरनल कंट्रोल के द्वारा चेक करते हैं कि भैया सारा एसेट ढंग से रखा हुआ है ना, इस पे प्रॉपर इंश्योरेंस लिया हुआ है ना, कहीं बाई चांस कोई अनहोनी घटना घट जाए तो लॉस ना हो। तो ये फंक्शंस में पॉइंट क्या था? प्लानिंग, देख 3C है, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग, P-CCC यार। मेरा अगला देखो, एक तुम लोग का सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंट्स ग्रुप 1 में, एक होता है टैक्स ग्रुप 1 में, अगला फाइनेंशियल अकाउंट में फिक्स एसेट के बारे में पढ़ते हैं, अगला गवर्नमेंट पॉलिसी और ये लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट तुम लोग सब्जेक्ट के नाम से याद करना। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग, पहला 5 पॉइंट डन। अगला फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए पढ़े थे फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, टैक्स में पढ़े थे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ में पढ़े थे इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट, लास्ट में असेट प्रोटेक्शन। ठीक है। अब देखो एक छोटा सा बात जिसको लेके भयंकर कंफ्यूजन होता है, रोल इन कंटेम्पररी माने मॉडर्न, फंक्शन और वापस से वर्ड है मॉडर्न। अब पहले ना तुम लोग हम स्टडी मैट में दिखाते हैं क्या चीज का जवाब क्या है। ये तुम लोग का स्टडी मैट है, ये स्टडी मैट एडिट नहीं हो पाएगा इसलिए मार्क नहीं कर पाएगा, पर देखो ये जो फर्स्ट पैरा लिखा है ना, जो फर्स्ट पैरा लिखा है ना, इसके लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूं, तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये जो पैराग्राफ तुम लोग को दिख रहा है स्क्रीन में, इसके लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आर गिवन बिलो। ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आर गिवन बिलो। ट्रेडिशनल माने पुराने जमाने का फंक्शन। और देखो इसमें पॉइंट क्या लिख कर दिया हुआ है, देखो इसमें पॉइंट क्या लिख कर दिया हुआ है जो जस्ट पढ़े, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, सब। पर वर्ड क्या यूज किया हुआ है, वर्ड क्या यूज किया हुआ है, ट्रेडिशनल फंक्शन। नजर में आ रहा है ट्रेडिशनल फंक्शन, नजर में आ रहा है ट्रेडिशनल फंक्शन, नजर में आ रहा है ट्रेडिशनल फंक्शन। और इसी के अंदर में तुम लोग देखेगा अगला आता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। यहां पे क्लियर कट लिखा है न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आइडियलिस्टिकली मॉडर्न का आंसर ये होना चाहिए, ग्लोबल कंपटीशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो पहला क्वेश्चन था। ठीक है ना। ठीक, पर यहां पे वर्ड क्या यूज किया है, रोल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो अगर सही में टेक्निकली चले ना, तो पहला है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ट्रेडिशनल में। ये सारा पॉइंट था फंक्शंस ट्रेडिशनल में। ट्रेडिशनल में, और यहां पे सारा का सारा पॉइंट दिया हुआ है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट मॉडर्न में। ठीक, अब तुम लोग का झमेला इंस्टीट्यूट जो किया, जिसको हम समझ नहीं पाए क्यों, पर जो किया वो किया। देखो तुम लोग का ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये एक एमटीपी है जून 24 का, एमए का। उसके अंदर में देख क्वेश्चन आया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। और वर्ड मॉडर्न यूज किया तो ग्लोबलाइजेशन का पॉइंट होना चाहिए, पर सिंस यहां वर्ड फंक्शन है ना, तो देखो इन्होंने पॉइंट्स क्या लिखा, फंक्शंस वाला, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग। तो जो मैं बताया ना, फंक्शंस अगर वर्ड यूज कर दे तो ट्रेडिशनल या मॉडर्न भाड़ में गया। फंक्शन वर्ड यूज कर दिया ना, ये लिख के आ जाना, मैंने जस्ट अभी दिखाया। अब एक और दिखाता हूं, दिसंबर 2024, दिसंबर 2024। अब दिसंबर 2024 में देखो क्या लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैड टू बी रिफाइंड। वर्ड रोल है ना, तो वो सारा पॉइंट्स आ गया ग्लोबलाइजेशन वाला।
ग्लोबल कंपटीशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सब। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? रोल। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन रोल वर्ड आ जाए वो लिख के आना। ठीक। अब जून 2025 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर में देखो हमारा क्वेश्चन क्या आया था, द बिजनेस वर्ल्ड हैज रेडिकली चेंज्ड फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी अ फ्यू डिकेड्स अगो and accordingly the role of management accountant has also changed significantly। यानी आज के दिन का बात कर रहा है, पर तुरंत नेक्स्ट टाइम में क्या लिखता है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इलस्ट्रेट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। करने क्या बोला, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन अ डायनेमिक बिजनेस वर्ल्ड, यानी आज का बिजनेस वर्ल्ड। वर्ड फंक्शन यूज कर दिया ना, तो इसका जो सजेस्टेड आंसर आया, फंक्शन में आंसर क्या लिखा, प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग, ये वाला। तो स्टडी मैट और पास्ट पेपर आरटीपी में, एमटीपी में कंफ्लिक्ट चल रहा है कि स्टडी मैट के हिसाब से फंक्शन ट्रेडिशनल है, रोल मॉडर्न है, पर भैया एग्जाम में आए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या करना है एग्जाम के अंदर में, एग्जाम में वर्ड फंक्शन आ गया ना, आगे कुछ भी लिखा रहे, फंक्शन आ गया ना वर्ड लिख के आना, एग्जैक्ट ये सारा पॉइंट। रोल आ गया ना, लिख के आ जाना ग्लोबल कंपटीशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला। हम उम्मीद करते हैं कंफ्यूजन क्लियर होगा। कई लोगों का मेरे पास डाउट आया, हम सही बताएं, हम खुद भी दुखी हो गया था कि भाई ये क्या कर रहा है, स्टडी मैट में कुछ और लिख रहा है और एग्जाम के पेपर में कुछ और लिख रहा है। तो इवेंचुअली इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहेगा देखना, फंक्शंस है तो ये पॉइंट है, रोल है तो पहला वाला पॉइंट है। क्लियर है? चलो हमारा 2 का है तो भैया खत्म होता है। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 को बाद में करते हैं, पहले 8, 9, 10 कर लेते हैं। देखो एग्जाम में एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, बैलेंस स्कोर कार्ड का 4 पर्सपेक्टिव क्या है, ये हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे। बैलेंस स्कोर कार्ड का 4 पर्सपेक्टिव, पहले नाम याद रखना, पहला होता है, यानी कभी भी एक कंपनी और इवैल्यूएट करेगा ना कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो 4 नजरियों से करता है। पहला फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, अगला कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, तीसरा इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, लास्ट वाला लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। 4 नाम याद रखोगे, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, कस्टमर है, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस है एंड लर्निंग ग्रोथ है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या, हमारा एक कंपनी भले कितने भी सोशल सर्विस कर ले, पर एक कंपनी तभी सरवाइव कर पाएगा और उसको मन करेगा आगे काम करने का जब तक वो प्रॉफिट कमाए तभी तक। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी सुपर इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे होगा, अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में मैं अपने कॉस्ट को रिड्यूस करूं, ग्रोथ करूं, सेल्स का ग्रोथ करूं। तो यहां पे मेन फोकस किस पे होता है, तुमने वर्ड सुना होगा, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगला ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रैकेट में ईबीआईटी, अगला जीपी मार्जिन, अगला असेट टर्नओवर रेशियो। ये सारा चीज पता है सिग्निफाई करता है कि हमारा फाइनेंशियली कंपनी कितना अच्छा काम कर रहा है। तो पहला लिख के आना फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में कॉस्ट कम करना है, ग्रोथ करना है सेल्स का, और मेन फोकस रहेगा आरओआई, आरओसी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जीपी मार्जिन, असेट टर्नओवर रेशियो को इंप्रूव करने का। मेरा अगला है कस्टमर पर्सपेक्टिव। कस्टमर पर्सपेक्टिव मतलब क्या, मेरे को एग्जैक्ट पता होना चाहिए मेरा टारगेट सेगमेंट क्या है। अब बीएमडब्ल्यू और बाई चांस एडवर्टीजमेंट निकाले मिडिल क्लास वालों के लिए, तो उसको वो बेवकूफी वाला काम कर रहा है। कारण क्या, उसका टारगेट सेगमेंट वही नहीं। उसको अगर फोकस करना है किस कस्टमर पे फोकस करे, तो इट हैज टू बी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, एचएनआईस पे बोलोगे तो बीएमडब्ल्यू लेगा। अब मान लो एक ऑल्टो है, वो अगर प्रमोट करना चाह रहा है, मान लो मुकेश अंबानी, गौतम अदानी लोग को, उसका टारगेट कस्टमर बेस ही गलत है। उसको फोकस करना चाहिए नॉर्मल सैलरी क्लास लोगों को, जिसका एक मिड साइज बोलते ना, मिड इनकम रहे। तो देखो सबसे पहले मुझे टारगेट मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कस्टमर्स नए नए बढ़ाओ और जो पुराने वाले हैं वो लोग का सेटिस्फेक्शन रहे। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड, टारगेट कस्टमर्स बेस को आइडेंटिफाई करो, नए कस्टमर को ऐड करो एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। मेरा अगला पॉइंट है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, जिसके अंदर में 3 सब पॉइंट है। पहला इनोवेशन, ऑपरेशन, पोस्ट सेल्स। इंटरनल बिजनेस के अंदर में इंटरनली सब कुछ सही चल रहा है ना। इनोवेशन, भैया प्रोडक्ट सर्विस जो भी करना है वो नए नए को लेकर आओ, जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा करे कम कॉस्ट में।
कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। इनोवेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट। क्या होगा, हमेशा लगातार कस्टमर का नीड बदल रहा है, रिक्वायरमेंट बदल रहा है, तो उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए नए नए प्रोडक्ट को लाओ कम कॉस्ट में। मेरा अगला है ऑपरेशंस प्रोसेस। व्हाट इज ऑपरेशंस प्रोसेस? यानी जो डे टू डे बिजनेस चल रहा है उसके अंदर में ढंग का गुड्स को बनाओ, ढंग के गुड्स को बनाओ, टाइमली डिलीवर करो। गुड्स तो अच्छा बना लिए पर कस्टमर को चाहिए 5 तारीख, हम दे रहे हैं 25 तारीख, ही वोंट बी सेटिस्फाइड। तो प्रोड्यूस करो और डिलीवर करो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। दो चीज पे फोकस, प्रोडक्शन एंड डिलीवरी। गुड क्वालिटी बनाओ, जो डिलीवरी डेट है उसको मीट करो। मानते हो? सो फर्स्ट पॉइंट, इनोवेट करो। अगला ऑपरेशन प्रोसेस। तीसरा है पोस्ट सेल सर्विस, यानी एक बार कस्टमर को बेच दिए उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बेस्ट तो ये कि कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस लगे नहीं। क्लासिक एग्जांपल है एप्पल। एप्पल ऐसा प्रोडक्ट बनाता है कि 99% के अंदर में कस्टमर को वापस से सर्विस सेंटर जाना ही नहीं पड़ता। तो जो कस्टमर कितना खुश रहता होगा। पर वही अगर बाई चांस किसी में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, कस्टमर्स हमारा कंपनी के पास जाना पड़े, तो आफ्टर सेल सर्विस अच्छा होना चाहिए। तो ये इंटरनल बिजनेस प्रोसेस है। लास्ट पे लर्निंग एंड ग्रोथ, ये पूरी फोकस करता है हमारे एम्प्लॉइज लोग पे खासकर। क्या है ये वाला पॉइंट भाई? अब लर्निंग एंड ग्रोथ किसका होना चाहिए? एम्प्लॉय का होना चाहिए। सबसे पहला बात, वैसे एम्प्लॉय लोग को हायर करो जो एजुकेटेड रहे और पहले से स्किल सेट रहे। अगला, एक बार वैसे एम्प्लॉय को हायर कर लिए, अगला जानने का कोशिश करो उनको कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आइडिया है ना, तभी वो लोग ढंग से मैन्युफैक्चर कर पाएगा, रियल टाइम फीडबैक दे पाएगा। और अगला, एक और एम्प्लॉय को लेके भी आ गया, स्किलफुल भी है, पर अगर वो खुश नहीं है तो छोड़कर चला जाएगा। इसलिए एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है वो लॉन्ग टर्म इस कंपनी में रहेगा, और अगर वो लॉन्ग टर्म रहेगा तभी वो इसमें ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो एग्जाम में कभी कभी आता है 4 पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। सो फर्स्ट पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, मेरा अगला है कस्टमर पर्सपेक्टिव, मेरा तीसरा इंटरनल बिजनेस जिसमें 3 चीज आएगा, इनोवेशन, ऑपरेशन एंड पोस्ट सेल। मेरा अगला है लर्निंग एंड ग्रोथ, इसके अंदर में 3 चीज आएगा, एम्प्लॉय कैपेबिलिटी, मेरा अगला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। डन है। अब बस 4 क्वेश्चन और है जो हमारा 8B में काम आएगा। वो है कंट्रोल फंक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देख, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या? सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट जो लोग क्या करेगा, 4-5 हेड आइडेंटिफाई किया, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, एंड एचआर। अब ये चारों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन लोग अपना अपना टारगेट दिया कि भाई तुमको ये काम करना है। अब इसके बाद ये लोग क्या करेगा, अपना अपना काम अपने मैनेजर्स को डेलीगेट करेगा। सबके अंदर में 3 मैनेजर्स हैं। अब हर एक मैनेजर के अंदर में और बहुत सारे आदमी लोग रहेंगे, उनको डेलीगेट करेगा। और जिसको इवेंचुअली जाके जो डेलीगेट कर दिया गया उसको पावर भी दिया गया काम करने का, अथॉरिटी भी दिया गया, संग में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जवाब देने का। तो मान लो ये जो आदमी है इसको एक चीज दिया गया, ये क्या करेगा, इसको रिपोर्ट करेगा। इन्हें सबने इसको रिपोर्ट किया, अब ये जो रिपोर्ट बना ये रिपोर्ट करेगा इसको, फिर ये वाला क्या करेगा, अपना इसको प्रेजेंट करेगा। यानी पता यहां पे होता क्या, भयंकर वाला डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारा काम टॉप मैनेजमेंट करेगा, नहीं, वो डिसेंट्रलाइज कर दिया, पावर दे दिया, अथॉरिटी दे दिया, और संग में जवाबदेही भी दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया। तो मेरा एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द बेसिक कंट्रोल फंक्शंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में फंक्शन क्या है? सबसे पहला बात, हमारा टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, प्लान बनाएगा, बजट स्टैंडर्ड सेट करेगा, और उसके बाद ये डेलीगेट कर देगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरी मैनेजर। तो पहला है प्लान बनाएगा, बजट स्टैंडर्ड, बाद में कम्युनिकेट करेगा एक्सपेक्टेशन, और डेलीगेट करेगा अथॉरिटी। भाई मेरे को तुमसे ये चाहिए, तेरा जिम्मेदारी करके दे, तुझे पावर देते, तेरा जिम्मेदारी भी है। और आगे का सारा पॉइंट तुम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला पॉइंट है। अब एक बार बजट सेट कर दिया, याद करो, एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दिया, बाद में कंपेयर करेंगे ना एक्चुअल के साथ, जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या बनेगा, वेरिएंस। अब जो भी मेरा वेरिएंस निकलने वाला है वो इधर रहेगा फेवरेबल या रहेगा एडवर्स।
अगर फेवरेबल रहा वेरी गुड, अगर एडवर्स रहा तो भाई क्यों रहा, इसका कारण क्या था, जो भी कारण था तुमने इसे ठीक कर दिया ना। और अगर नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, कर दिया तो वापस से स्टैंडर्ड को सेट बनाओ और वापस से देखो अब मेरा वेरिएंस तो नहीं आ रहा है ना, तो अब आगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। क्या क्या लिखा हुआ है, पहला एक बार स्टैंडर्ड सेट किया गया, बाद में एक्चुअल डेटा को गैदर करेंगे और अलग अलग प्लान के अंदर में बांटेंगे। सेल रिलेटेड डेटा सेल्स का स्टैंडर्ड से मैच करेंगे, प्रोडक्शन रिलेटेड प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, फाइनेंस वाला रिलेटेड फाइनेंस के डेटा के साथ कंपेयर करेंगे, एचआर वाला एचआर के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां पे गैदर की एक्चुअल डेटा, बाद में डिफरेंस निकालेंगे, प्लान्ड माने स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, यानी वेरिएंस निकला स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अब जो भी सबऑर्डिनेट मैनेजर को इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था वो अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को बताएगा और कंपेयर करके बताएगा एक्चुअल और फ्लेक्सिबल के बजट के बीच में डिफरेंस क्या। ठीक, अब कोई भी अगर सिग्निफिकेंट वेरिएंस आता है तो मैनेजर को उसका कारण पता होना चाहिए क्यों आया। आइडेंटिफाई करो कॉजेस क्या था और ट्राई करो करेक्ट करने का, और बाई चांस करेक्ट हो गया फैंटास्टिक। जो भी प्रॉब्लम की वजह से वेरिएंस आया था इसको करेक्ट करो, और अगर करेक्ट नहीं हो पाया तो बताओ क्यों नहीं करेक्ट हो पाया। तो जो मैंने ऊपर समझाया ना वही है, पहला प्लान सेट कर, अगला एक्चुअल को गैदर कर, बाद में कंपेयर कर, कोई अगर खराब हुआ तो क्यों हुआ उसको ठीक कर लिया ना, नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया। और ये चीज एक बार में नहीं, कंटिन्यूअसली कंपेयर करो डेटा को और रिपोर्ट करते जाओ। यानी साल के एंड में कंपेयर करके बताओगे तो भैया क्या फायदा, वो तो ऑलरेडी समय बीत गया। कंटिन्यूअस बेसिस पे कंपेयर करके बताओ ताकि अगर बाई चांस कुछ भी गड़बड़ होता है तो पहले एक्शन ले लिया जाए, बात के लिए वेट थोड़ी करेंगे। तो देखो एक बार ये किया गया, प्रोसेस वापस से स्टार्ट होगा और रिपोर्ट अपवर्ड फ्लो में जाएगा। अपवर्ड फ्लो मतलब ये इसको बताया, इसको बताया, इसको बताया, इस तरीका से। हेडिंग याद है ना, अंदर का अपने वर्ड में लिखना, क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अलग अलग तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब क्या, वो डिपार्टमेंट जिसको कोई चीज का जिम्मेदारी दिया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है चार तरीका का, एक कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। मेरा कॉस्ट सेंटर नाम खुद इंडिकेट कर रहा है कॉस्ट सेंटर का काम क्या रहेगा। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली खर्चा करना है, उसको टारगेट दिया तुम इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, उसको उसी टारगेट के अंदर खर्चा करना है। बड़ा अच्छा एग्जांपल है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट कमा कर थोड़ी देगा, उसको टारगेट दिया भाई तुम कोई एक रॉ मटेरियल 10 के रेट में लेके आओगे, उसका काम है 10 के रेट में लाना। एचआर डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर है, उसका काम है वर्कर को हायर करना, एग्जांपल दे रहे हैं 50 रुपया पर आवर में, तो उसको 50 रुपया पर आवर में खर्चा करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टारगेट सेट किया गया, 1 यूनिट तुम बनाओगे 500 रुपए में, उसको 500 में ही करना है। यानी इस केस में इसको रेवेन्यू कमाना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉस्ट इनकर करना। तो कॉस्ट सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाली कॉस्ट इनकर करना। ऑब्वियस आता है कैपिटल को रेज करने का कॉस्ट नहीं, खाली कॉस्ट इनकर करना। तो यहां पे इसका अथॉरिटी ओनली टू इनकर कॉस्ट है, तो इसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कितना कॉस्ट ये किया, कितना कंट्रोल किया। तो कॉस्ट सेंटर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट ओनली। तो एक ही चीज को 3-4 वर्ड लिखा। मेरा अगला है प्रॉफिट सेंटर। अब मेरा प्रॉफिट सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम खुद बता रहा है, प्रॉफिट सेंटर रेवेन्यू भी कमाना है, खर्चा करना भी है। यानी रेवेन्यू भी कमाएगा, उसका भी जवाब दे दो, खर्चा क्या कर रहा है रेवेन्यू को कमाने के लिए, उसका भी जवाब दो। सबसे बड़ी एग्जांपल है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजमेंट भी करेगा, पर अगर वो कर रहा है तो सेल भी कमाकर दिखाना पड़ेगा। तो इसका काम क्या है, रेवेन्यू भी जनरेट करना, खर्चा भी इनकर करना। तो इसका ऑब्वियस सा बात है, इसको जज किया जाएगा प्रॉफिट कितना मैक्सिमाइज किया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, तभी तो प्रॉफिट आएगा। मेरा अगला है रेवेन्यू सेंटर। अब रेवेन्यू सेंटर का काम है भाई तुम खाली रेवेन्यू जनरेट करो, तुमको जो कॉस्ट इनकर करना करो, उसके बेसिस पे तुमको जज नहीं करेंगे। यानी खाली उसका काम है ज्यादा से ज्यादा सेल करके दे। ये कब होता है, जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो बस मार्केट पेनिट्रेशन सेल करना ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए तुमको जो खर्चा करना करो। तो कॉस्ट ज्यादा कर दिया इनकर, उसके बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, सेल ज्यादा से ज्यादा किया कि नहीं उसके बेसिस पे करेंगे। तो रेवेन्यू सेंटर के अंदर में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू,
एंड नो कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। इसका काम है खाली सेल जनरेट करना और इसका जजमेंट किया जाएगा कितना सेल जनरेट किया, नॉट बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। मेरा आखिरी वाला है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर के अंदर में एक डिपार्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट किया गया, टॉप मैनेजमेंट ने बहुत रुपया लगाया, अब उस पर कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, इसके बेसिस पे उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो जनरली यहां पर सेल भी देखेंगे, कॉस्ट भी देखेंगे, कितना प्रॉफिट आया, पर खाली प्रॉफिट से काम नहीं बनेगा, कितना प्रॉफिट आया, कितना रुपया इन्वेस्ट करके, असेट लगा के। तो यहां पर रेवेन्यू भी देखेंगे, कॉस्ट भी देखेंगे, रेवेन्यू कॉस्ट, पर कितने रुपए का असेट लगाकर आया वो भी आएगा। यानी रेवेन्यू कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट से देखेंगे, असेट बैलेंस शीट से देखेंगे। तो यहां पे जो भी इन्वेस्टमेंट सेंटर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज आरओआई। एक बार सुन लिया ना, उसके ये जो पीडीएफ है 7 पेज के, इसको पढ़ेगा माइंड में सेट हो जाएगा। डन। बस आई थिंक हमारा एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 5 क्या है, इन अ मीटिंग विथ द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी he had pointed out that might be some disadvantage in taking decision as a profit center। प्रॉफिट सेंटर का मतलब क्या, हर एक डिपार्टमेंट प्रॉफिट सेंटर है, एक ही कंपनी है, इसमें मान लो 3 डिपार्टमेंट और तीनों को प्रॉफिट सेंटर बनाया गया। इसका मतलब इन लोगों को जज किया जाएगा, इनके परफॉर्मेंस के वैल्यूएट किया जाएगा, कितना प्रॉफिट ये मैक्सिमाइज करके दे रहा है उसके बेसिस पे। सोचो अगर सारे के सारे प्रॉफिट सेंटर हो गए, तो पहला डिपार्टमेंट अगर दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेगा, ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहेगा, हमको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, भले इसका लॉस है। जब सेकंड वाला तीसरे को ट्रांसफर करेगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, भले इसका लॉस है। तो अगर सब प्रॉफिट सेंटर बन गए तो कुछ तो डिसएडवांटेज रहेगा, बताना क्या है, क्या रहेगा। 4 पॉइंट याद होना चाहिए। पहला, सब डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने लगेंगे। भाई एक ही कंपनी के सब पार्ट है, तो आइडियलिस्टिकली बाहर वाले कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करना चाहिए, पर अगर सब प्रॉफिट सेंटर बन गए, ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने लगेगा डिवीजन, कि कौन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगा, विच इज बैड। एक कंपनी में सब आपस में कंपीट करेगा तो गुरु कैसे करेगा। अगला, यहां पे ढंग से जो कॉपरेट करना चाहिए एक दूसरे के संग, वो नहीं होगा, इट विल एडवर्सली अफेक्ट कॉपरेशन। सेम पॉइंट 3 में आ गया, एडवर्सली अफेक्ट कॉपरेशन, जो कॉपरेशन होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ऑब्वियस सा बात है, ओवरऑल कंपनी का गोल के लिए तो अच्छा नहीं है ना। और हर एक जन को अपना अपना प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, तो टॉप मैनेजमेंट का तो पावर खत्म हो गया। चल इन लोग को बोला तुमको प्रॉफिट कमा के देना है, तो पावर भी इनको दो, तो टॉप मैनेजमेंट का पावर चला जाएगा। अब अगर सबको मिलकर काम करते, जो कॉम्पिटेंट वे में काम करते हैं, वो चला जाएगा, कि हर एक जन को दूसरे से तो मतलब नहीं, उसको खाली अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो कॉर्पोरेट कॉम्पिटेंस का अंडर यूटिलाइजेशन होगा। एंड सबसे बड़ा बात, ट्रांसफर प्राइसिंग का इश्यू आ जाएगा। तुम लोग एक चैप्टर पढ़ा हुआ है ट्रांसफर प्राइसिंग, कि भैया कौन से रेट में ट्रांसफर करे, ये लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे। ठीक, तो मेरा पहला, आपस में कॉम्पीट करेंगे, विल एडवर्सली अफेक्ट कोऑपरेशन। मेरा अगला, मैनेजमेंट का पावर चला जाएगा, अंडर यूटिलाइज होगा कॉर्पोरेट कॉम्पिटेंस, और ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉम्प्लिकेशंस आएगा। बस मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, और इसका आंसर एग्जैक्ट वैसा ही है जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का था। रिलेशन बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करते थे, हर एक जन अपना पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किया, उसी के बेसिस पे उसका एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस देखेंगे डेलीगेट करके। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कंट्रोल भी दिया गया उसको। तो यहां पर होता क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर में मैनेजर कितना बढ़िया से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल किया वो देखा जाएगा, बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करके। और एक बार कंपेयर किया, भली कॉस्ट या रेवेन्यू सबको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद जो जिस डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी था उसको जवाब देना पड़ेगा, उसका सबऑर्डिनेट परफॉर्म करेगा, उसके बेसिस पे उसका डिसीजन लिया जाएगा। तो एनीवेज ये वाला क्वेश्चन थ्योरी काम का नहीं था। तो एक बार दोहराए, रोल में ग्लोबल कंपटीशन, चेंजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एडवांस इन मैन्युफैक्चरिंग आईटी, एनवायरमेंटल डीरेगुलेशन, वैल्यू क्रिएशन। 4 फेज, पहला फेज में कॉस्ट डिटर्मिनेशन, फाइनेंशियल कंट्रोल, सेकंड फेज के अंदर में स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, थर्ड फेज में जापान आया था, कॉस्ट रिडक्शन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, फोर्थ स्टेज में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जेट बैलेंस कोड का इंटर में, टारगेट कॉस्टिंग, वैल्यू एनालिसिस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें। डिफरेंस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में डिसीजन लेना है, स्ट्रैटेजी बनाना है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसका स्कोप ब्रॉड है, इसका ऑडिट नहीं होता, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों चलेगा, खाली टॉप मैनेजमेंट के लिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये किसी और पे डिपेंडेंट रहेगा। मेरा अगला 5वां पॉइंट,
हमारा प्रॉफिट सेंटर रहा, उसका डिसएडवांटेज क्या, आपस में कॉम्पीट करेगा। अगला, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नहीं हो पाएगा, मैनेजमेंट का पावर चला जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं करेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग में इशू आएगा। 6 नंबर को हटाओ। फंक्शंस अगर वर्ड आया, फंक्शंस आया, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एसेट प्रोडक्शन इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट। 4 पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में 3, इनोवेशन, ऑपरेशन एंड पोस्ट सेल्स, लर्निंग ग्रोथ में 3, एम्प्लॉय कैपेबिलिटी, आईटी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। मेरा फंक्शंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग पहले प्लान बनाएंगे, बाद में एक्चुअल को गैदर करेंगे, बाद में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद इवैल्यूएट करके टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे कारण क्या था और सुधर नहीं पाए उसका कारण क्या था, लास्ट में लगातार ये काम करेंगे कंपेयर कंटिन्यूअसली। डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पांसिबिलिटी सेंटर है 4, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देना था, क्वेश्चन 1 वर्ड अगर रोल आएगा तो ये पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड अगर फंक्शंस आएगा तो ये। डन। हम उम्मीद करता है ये वीडियो तुम लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा तुम्हारा 14 मार्क को सिक्योर करने के लिए। चलो डन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।